आज से मैं इस चैनल पर अगेंस्ट द गोड्स सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके एनिमेशन और स्टोरी काफी अच्छी है। उम्मीद है आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें यूनचे नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जिसके पास हेवनली पॉइजन पर्ल थी, जिसे कई लोग छीनना चाहते थे। यून उन सभी लोगों को मार रहा था। उसे अपने मास्टर की बातें याद आती है, जब उन्होंने उसे बताया था कि ये पर्ल एक हेवनली ट्रेजर है। इसकी स्पिरिचुअल पावर से सभी तरह की मेडिसिन को रिफाइन किया जा सकता है। साथ ही ये पर्ल सभी जहर का इलाज कर सकती थी। वह मेडिकल प्रैक्टिशनर होने की वजह से इस पर्ल का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करना चाहते थे, पर उस पर्ल से देवताओं और राक्षसों को भी मारा जा सकता था। इसीलिए बहुत से कबीले के लोगों ने सत्ता की चाह में उस पॉइजन पर्ल को हासिल करना चाहा, जिसके चलते उन्होंने यूनचे के मास्टर को भी मार डाला। साथ ही उसकी होने वाली वाइफ को भी मार दिया था। इसीलिए यूनचे गुस्से में उन सभी लोगों को मार रहा था। गो कबीला भी वहां गया था, जिन पर भी उस पॉइजन पर्ल का हमला होता है, पर वो शील्ड बनाकर बच जाते हैं। लेकिन जो लोग शील्ड में नहीं होते वो बहुत ही दर्दनाक मौत मरते हैं। गो कबीले का आदमी अपने लीडर से कहता है कि इसका पॉइजन पर्ल की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम उसे जीत नहीं सकते। गो लीडर कहता है कि हम 3 दिनों से उस पर्ल की तलाश कर रहे हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते। तभी वो देखता है कि यूनचे क्लाउड क्लिप पर है। वो तेजी से ऊपर पहाड़ पर जाने लगते हैं। यूनचे तेजी से लोगों को मार रहा था, पर इससे वो भी बहुत घायल हो चुका था। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है कि आपने अपने जीवन में बहुत से लोगों की जान बचाई, पर इस पल की वजह से आपको मार दिया गया। यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी मार डाला, जो सिर्फ मेरे साथ शांति से रहना चाहती थी। अब मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ सकता। और वो उस पल की पॉइजन पावर से एक ब्लास्ट करता है, जिससे वहाँ मौजूद सारे लोग मर जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ गो कबीले का लीडर भी आ जाता है। यूनचे वहीं खड़ा हुआ था, पर उन लोगों को लगता है कि वो मर गया, इसीलिए एक आदमी उससे वो पल छीनने लगता है। तभी यूनचे अपनी आंखें खोल लेता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। गो लीडर कहता है कि तुमने कई कबीले के लाखों लोगों को मार डाला, तुम एक दर्दनाक मौत के हकदार हो। लेकिन अगर तुम हमें ये हेवनली पॉइजन पर्ल सौंप दोगे तो मैं तुम्हें बिना कष्ट दिए ही मार डालूंगा। यूनचे कहता है कि ऐसे सपने देखना छोड़ दो, मैं तुम सभी को भी मार दूंगा। और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर इतने सारे लोगों को मारने की वजह से पॉइजन पर्ल की पावर खत्म हो चुकी थी। गोइन हंसते हुए कहता है कि अब तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकते। यूनचे उस पहाड़ से नीचे कूद जाता है, साथ ही उस हेवनली पॉइजन पर्ल को भी निगल लेता है। वो सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर रोक नहीं पाते। यूनचे लगातार नीचे गिर रहा था, तभी उसके गले में मौजूद लॉकेट एक्टिवेट हो जाता है, जिससे एक पोर्टल खुलता है और उसका वापस दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म हो जाता है। यूनचे की जब आँख खुलती है तो जियो परिवार में होता है और उसका नाम जियोचे था। उसकी आंटी जियोलिंगसी पास बेटी रो रही थी, क्योंकि वो काफी देर से होश में नहीं आ रहा था। जियोचे उसे रोने से मना करता है। जियोलिंगसी खुश होती है कि वो होश में आ गया। जियोचे को इस जन्म की बातें याद आती है और उसे पता चलता है कि उसकी आंटी है। तभी वो देखता है कि उसका रूम सजा हुआ है। यह देखकर वो हैरान हुआ बैठ जाता है। जियोलिंगसी भी परेशान हुई कहती है कि तुम्हें क्या हुआ था, आज तुम्हारी जिया किंगी के साथ शादी होने वाली है। जियोचे रानी से कहता है कि जिया किंगी तो ली यून शहर की सबसे ब्यूटीफुल वुमन है। लिंगसी उसे कहती है कि जब भी तुम किसी ब्यूटीफुल लड़की के बारे में सुनते हो तो इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हो, लगता है मैं तुम्हारी व्यर्थ में इतनी चिंता करती हूँ। पापा भी डॉक्टर को बुलाने गए हैं, मैं उन्हें जल्दी से बुलाकर लाती हूँ। और वहाँ से चली जाती है। बाहर खड़े जियो परिवार के लोग बातें करते हैं कि यह कचरा फिर से जिंदा हो गया। हमारे तीसरे एल्डर ने इस पर बहुत पैसा खर्च किया ताकि इस व्यक्ति की मैजिकल वेंस यानी जादुई नस ठीक हो सके। अगर थर्ड एल्डर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते तो अब तक लीडर बन गए होते। यह सुनकर जियोचे अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर उसकी पावर एक्टिवेट नहीं होती और उसे समझ आता है कि इस जन्म में उसकी मैजिकल वेंस खराब हो चुकी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक विकलांग व्यक्ति बन गया हूँ। तभी उसकी बॉडी में मौजूद हेवनली पॉइजन पर्ल एक्टिवेट होने लगती है और वो उस पल के स्पेस में पहुंच जाता है। वो हैरान था कि उसने पुराने जन्म में जिस पल को निगला था वो अभी भी उसके अंदर है। अब उसे याद आता है कि इस जन्म में उसे बचपन से बहुत बुली किया जाता था, क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं थी। सब उसे पैरालाइज इंसान बुलाते थे। हमेशा उसके दादा और आंटी ने उसे लोगों से बचाया था, पर उसकी शादी के दिन किसी ने उसे जहर दे दिया था। पर उस वक्त हेवनली पॉइजन पर्ल के एक्टिवेट होने की वजह से वो बच गया और उसे अपने पुराने जन्म की बातें भी याद आ गई थी। तभी वहाँ उसकी आंटी अपने डेड जियोली को भी लेकर आ जाती है, जो जियो फैमिली के थर्ड
थर्ड एल्डर थे वो उसे पूछते हैं कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो। जियोचे कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो जियोली अपनी बेटी से पूछते हैं कि सुबह इसके साथ क्या हुआ था जो अचानक बेहोश हो गया। लिंसी कहती है कि मैं भी नहीं जानती, इसने सिर्फ एक कटोरी दलिया खाया और ये तुरंत बेहोश हो गया। जियोली कहते हैं कि इसके पास मैजिकल विंग्स न होने की वजह से इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए तुम्हें इसके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अब से तुम लापरवाही मत करना। जियोची अपने दादा को कहता है कि आप चाची को इस तरह ब्लेम नहीं कर सकते। हालांकि मेरी मैजिकल विंग्स अभी डिसेबल्ड है, लेकिन ये तियानजुआन वर्ल्ड बहुत बड़ा है। यहाँ नेचुरल मटेरियल्स का बहुत सारा ट्रेजर है, साथ ही प्रैक्टिस टेक्निक की कई सारी सीक्रेट्स बुक भी है। इसीलिए मैं जल्दी मैजिकल विंग्स को ठीक करने का तरीका ढूंढ लूंगा। हम सब एक परिवार है, इसीलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। जियोली इससे खुश होते हैं क्योंकि आज वो बहुत समझदारी वाली बातें कर रहा था। लिंसी भी हैरान थी। वो उसे कहती है कि दलिया खाने के बाद से तुम एक अलग ही तरह के व्यक्ति के रूप में बदल गए हो। पहले वो बहुत चिड़चिड़ा रहता था। जियोली कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, हमें जल्दी से शादी के लिए निकलना होगा और वो शादी की तैयारियां करने के लिए चले जाते हैं। लिंसी अब उसे तैयार करते हुए कहती है कि तुम हमेशा से जल्दी शादी करना चाहते थे और आज तुम्हारी शादी होने वाली है, पर शादी होने के बाद में तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। जियोचे सोचता है कि पिछले जन्म में मेरे पास ऐसी पावर थी जो स्वर्ग के खिलाफ थी, जिससे मैंने उन लोगों को खो दिया जिनसे मैं प्यार करता था। हालांकि इस जीवन में मेरे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन उनकी जगह मेरे पास दादा और चाची है जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे प्रोटेक्ट करते हैं और मैं हमेशा से ऐसा ही जीवन चाहता था। लिंसी रोने लग जाती है। जियोचे पूछता है कि आपको क्या हुआ, तो वो बताती है कि तुम और जिया किंगी बहुत अलग हो, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये शादी करना तुम्हारे लिए अच्छा होगा या नहीं। जियोचे कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं शादी से नहीं डरता। लिंसी कहती है कि मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारे बेहोश होने के बाद से जब से तुम उठे हो तुम एक अलग ही व्यक्ति बन चुके हो। तभी एक आदमी उन्हें बताता है कि शादी के लिए जाने का वक्त हो गया है। अभी वो यूएन सिटी के जियो सेक्टर में थे और बाहर सारे सर्वेंट जियोचे के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ जियो होंग आ जाता है जो उन सभी से कहता है कि आज यंग मास्टर के लिए बहुत बड़ा दिन है, वो हमारे थर्ड एल्डर के ग्रैंडसन है। अगर उसके सर्वेंट इस तरह के आलसी होंगे तो मैं उन्हें कठोर सजा दूंगा। तभी जियोचे भी वहाँ जाता है। एक सर्वेंट जियोचे के बैठने के लिए पालकी के पर्दे को खोल देता है, पर जियोचे उसमें नहीं बैठता और वहाँ मौजूद घोड़े के पास आ जाता है। वो अंकल होंग से कहता है कि मैं इस घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। जियो होंग बताते हैं कि ये मैजिकल हॉर्स है, ये अभी 4th लेवल जॉन एलिमेंटल रियल्म का मैजिकल बीस्ट है, इसीलिए तुम्हारी करंट मैजिकल पावर के साथ मुझे लग रहा है कि तुम इसकी सवारी नहीं कर पाओगे। जियोचे उनकी नहीं सुनता और जल्दी से उस घोड़े पर बैठ जाता है और जिससे गुस्सा हो जाता है क्योंकि मैजिकल बीस्ट होने की वजह से स्ट्रॉन्ग पावर वाले लोग ही उसकी सवारी कर सकते थे। वो जियोचे को नीचे गिरा देता है। सभी सर्वेंट उस पर हंसने लगते हैं। जियोचे सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी मैजिकल पावर इतनी कमजोर होगी। तभी वहाँ जियो फैमिली के दूसरे एल्डर का बेटा जियो यूलोंग भी आ जाता है, जो जियोचे का कजन ब्रदर था। वो हाथ आगे करके उसे उठाता है। तभी जियोचे देखता है कि उसकी पॉइजन पल की पावर एक्टिवेट हो गई है क्योंकि यूलोंग के हाथ में अभी भी वो जहर था जो जहर जियोचे को दिया गया था। इससे वो समझ जाता है कि यूलोंग ने ही उसे जहर दिया होगा। अब यूलोंग का भाई जियो यांग भी वहाँ गया था। जियोचे उन्हें कुछ नहीं कहता। यूलोंग अपने भाई को साफ करता हुआ दिखावा करता है कि वो उसकी केयर करता है। वो कहता है कि भाई आपकी जादुई शक्तियों का इन मैजिकल बीस्ट से कोई मुकाबला नहीं है, इसीलिए आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आज का वेडिंग रिसेप्शन एक ग्रेट इवेंट है, इसीलिए सुरक्षा की वजह से आपको इस स्ट्रेचर पर राइड करनी चाहिए। जियोचे कहता है कि आज का वेडिंग रिसेप्शन हमारी जियो फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है, तो यूलोंग अपने भाई यांग को एक घोड़ा लेकर आने को कहता है। जियो यूलोंग अपने भाई से कहता है कि आज तुम्हारे हाथ यूएन सिटी का सबसे कीमती मोती लगने वाला है, शादी के बाद तुम बहुत अमीर बन जाओगे, इसीलिए मैं आज बहुत खुश होने के साथ जेलस भी महसूस कर रहा हूँ। जियोचे कहता है कि आप क्यों मजाक कर रहे हो, तुम हमारे परिवार का गौरव हो, इसीलिए मैं चाहे कुछ भी कर लूँ पर मैं तुम्हें जेलस फील नहीं करवा सकता। यांग वहाँ एक घोड़े को लेकर आ जाता है। अब जियोचे वहाँ से घोड़े पर बैठकर शादी के लिए निकल जाता है। उनके जाते ही यूलोंग अपने भाई को चाटा मारता है। यांग कहता है कि मैंने उसके खाने में जहर डाल दिया था और वो दलिया खाते ही नीचे गिर गया था, मैं नहीं जानता कि वो फिर से जिंदा कैसे बच गया। यूलोंग कहता है कि तुम्हारी वजह से जिया किंगी अब मेरी नहीं होगी। यांग कहता है
है कि किंगी की शादी हमारी फैमिली में हुई है, इसीलिए हम जियोचे को किंगी के बिल्कुल भी करीब नहीं जाने देंगे। जियोचे सभी के साथ जिया फैमिली की तरफ बढ़ रहा था। पूरे शहर में आज खुशी का माहौल था। लोग बातें करते हैं कि भले ये हैंडसम हो पर ये एलिमेंटल असेशन रियल्म के फर्स्ट लेवल पर भी नहीं पहुंच पाया, इसीलिए लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि जिया किंगी इस निकम्मे लड़के के साथ शादी क्यों कर रही है। लोग बातें करते हैं कि जिया किंगी के पिता का जियोचे के पिता जियो यिंग पर एक एहसान था, इसीलिए इनकी अरेंज मैरिज पहले तय कर दी गई थी। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा मैजिकल बीस्ट भागते हुए आता है और इधर उधर तबाही मचाने लगता है। यह देखकर जियो होंग जल्दी से आगे आकर उस मोटे राक्षस पर हमला करके उसे दूर फेंक देते हैं। तभी वहाँ उस मोटे राक्षस का मालिक भी आ जाता है जो लियो यून सिटी का यंग मास्टर युएन था, जो भी काफी मोटा होता है। वो उन सभी से कहता है कि वास्तव में एक स्टूपिड एनिमल है जो इसने जियो फैमिली की बारात का रास्ता रोक लिया, इसीलिए जियो होंग मुझे क्षमा करे। होंग उसे कहते हैं कि अगर तुम माफी चाहते हो तो जल्दी से हमारे रास्ते से हट जाओ। यूएन कहता है कि यह पागल जानवर कब से स्टोरेज में था। आमतौर पर यह काफी सॉफ्ट होता है पर आज न जाने क्यों ये इतना क्रेजी हो गया। हो सकता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ हो। लोग बातें करते हैं कि मास्टर यूएन लंबे समय से जिया किंगी को पसंद करते हैं, इसीलिए वो जानबूझकर जियोचे को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। जियोचे भी ये सुन लेता है। अब वो मोटा यूएन कहता है कि आज जियो फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और ये मॉन्स्टर तुम्हारा रास्ता रोके हुए है, पर यंग मास्टर में इतनी पावर नहीं कि ये इस मॉन्स्टर को पार कर सके। फिर भी ये हमारे शहर की सबसे ब्यूटीफुल वुमन के साथ शादी करना चाहता है। क्या ये सब अनुचित नहीं है? अगर आज जियोचे इस निकम्मे जानवर को आगे से हटा देंगे तो मैं खुद ही शहर के सभी लोगों को इस शादी में इनवाइट करूंगा। सभी लोगों को भी उसकी बात सही लगती है। जिया होंग गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें हमारी जियो फैमिली की वेडिंग में इस तरह तमाशा नहीं करना चाहिए। जियोचे अपने अंकल से कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं सबको संभाल लूंगा। जियो होंग उसे बताते हैं कि यह मॉन्स्टर एक मैजिकल एनिमल है और इसका लेवल उस घोड़े से 2 लेवल ऊंचा है। जियोचे कहता है कि कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। जियोचे अब एक लाल कपड़ा निकालता है और उसे अपने घोड़े के आगे बांध देता है ताकि वो घोड़ा उस मैजिकल एनिमल से ना डरे। अब जियोचे उस घोड़े को लेकर आगे जाने लगता है। वो मैजिकल बीस्ट भी उसकी तरफ बढ़ता है और वो अपनी पावर से उस घोड़े को डराने की कोशिश करता है, पर पट्टी बंदी होने की वजह से वो उससे नहीं डरता और जियोचे भी अपनी अवनली पॉइजन पावर से उसे डराता है, जिससे वो मैजिकल बीस्ट रुक जाता है और पीछे जाने लगता है। तभी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं, उन्हें विश्वास नहीं होता और वो कहते हैं कि एमिनेंट रियल्म की 6 लेवल वाला प्रैक्टिशनर भी इस मॉन्स्टर से लड़ने में सक्षम नहीं है। फिर ये बेकार लड़का इसे कैसे काबू कर पा रहा है। यह देखकर गुस्से में यूएन अपने मैजिकल बीस्ट पर हमला करता है, जिससे वो गुस्से में बेकाबू हो जाता है और हमले से जियोचे को नीचे गिरा देता है और उस पर हमला करने के लिए छलांग लगाता है। सभी यह देखकर डर जाते हैं। जियोचे भी अपनी हेवनली पल पावर से उस पर हमला करने को तैयार होता है। तभी वहाँ जिया युआनबा आकर उस मैजिकल बीस्ट को पकड़ लेता है। वो काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए उसे दूर फेंक देता है, जिससे वो बीस्ट मोटे यूएन के ऊपर जाकर गिरता है। सभी लोग हंसने लगते हैं। युआनबा जिया किंगी का भाई था। जियोचे उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो जीजाजी कहते हुए खुशी से उसे गले लगा लेता है और बताता है कि आपको मैंने कई दिनों से नहीं देखा, इसीलिए मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। जियोचे कहता है कि तुमने मुझे बहुत कसकर पकड़ा है, अगर तुमने अभी मुझे नहीं छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। तो उसे छोड़ देता है और बताता है कि पिताजी तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने मुझे तुम्हें यहाँ लेने भेजा। और अब वो उसे घोड़े के साथ ही उठाकर लेकर जाने लगता है। यह देखकर वो मैजिकल बीस्ट वहाँ से भाग जाता है। यूएन उससे माफी मांगता है पर युआनबा उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सभी शादी के बाद जियो सेक्ट में लौट आए थे। यूलोंग के प्लान के मुताबिक कुछ लोगों ने जियोचे को बहुत सारी वाइन पिला दी थी ताकि वो अपनी फर्स्ट नाइट को एंजॉय ना कर सके, पर जियोचे टल्ली होने का नाटक कर रहा था। उसने सारी वाइन को हेवनली पर्ल में एजो कर लिया था और अब वो उस शराब को बाहर फेंक देता है और अपने रूम में आ जाता है। किंगी वहाँ तैयार होकर बैठी थी, वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। जियोचे उसके पास चला जाता है और सोचता है कि वास्तव में कितनी ब्यूटीफुल होगी और वो उसके मास्क को हटाने लगता है, पर वो अपनी आइस पावर से उसे फ्रीज कर देती है। जियोचे फिर भी उसका मास्क हटा देता है तो उसे दूर फेंक देती है। जियोचे उसका फेस देखकर सोचता है कि वास्तव में बहुत खूबसूरत है। जिया किंगी उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि बचपन से ही तुम्हारी मैजिकल वेंस नष्ट हो गई थी, इन्हें ठीक करने का इस वर्ल्ड में
में कोई उपाय नहीं है। जियोचे मजे से चाय पीने लगता है और कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मेरी चिंता है, पर तुमने जो कहा वो सच नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की गई आइस ग्रुप पावर का असर मुझ पर ज्यादा होता। और वो उसे बताता है कि अगर कोई आइस क्लाउड टेक्निक में महारत हासिल करना चाहता है तो पहले उसे कठोर बनना होगा। अगर मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया तो तुम अभी जिसकी प्रैक्टिस कर रही हो वो आइस क्लाउड टेक्निक होनी चाहिए। किंगी कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में जो अफवाहें सुनी थी तुम उससे बहुत अलग हो। जियोचे कहता है कि अभी भी तुम मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानती, इसीलिए मैं तुम्हें अब सब कुछ बताऊंगा। और वो उसके पास आने लगता है पर वो अपनी पावर से डराकर उसे दूर कर देती है और कहती है कि तुम जानते हो कि मैं आइस क्लाउड डिवाइन पैलेस की स्टूडेंट हूँ, इसीलिए तुम्हें आइस क्लाउड टेक्निक की गहराई का पता होना चाहिए। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझसे दूर रहो, क्योंकि इसका नॉर्मल बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मेरे पिता जान बचाने के लिए अंकल जियो यिंग को थैंक्स कहना चाहते थे, पर अब हमारी शादी हो चुकी है, इसलिए मैं कुछ दिनों के बाद अपने मास्टर के साथ पैलेस में ट्रेनिंग लेने चली जाऊंगी। फिर हम दोनों के बीच पति पत्नी का कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। जियोचे कहता है कि तुम्हें आइस क्लाउड डिवाइन पैलेस ने धोखा दिया है, तभी उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ लोग उनकी बातें सुन रहे हैं। जियोचे जल्दी से लाइट को ऑफ कर देता है। बाहर यांग होता है, वो अब जल्दी से अपने भाई यूलोंग के पास आता है और उसे बताता है कि जियोचे अपने कमरे में चला गया और उसने लाइट भी बंद कर दी। यूलोंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि जियोचे मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जियोचे अब किंगी के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, इसीलिए अब हमें आराम करना चाहिए। वो वापस अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे डराती है और कहती है कि तुम मेरे पास मत आओ। जियोचे कहता है कि तुम क्या चाहती हो, मैं कहाँ सोऊंगा? तो वो कहती है कि हम दोनों साथ नहीं सो सकते, मैं फर्श पर सो जाऊंगी। जियोचे कहता है कि मैं अपनी वाइफ को जमीन पर सोने नहीं दे सकता। तो किंगी कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम खुद ही फर्श पर सो जाओ। जियोचे को ना चाहते हुए भी फर्श पर सोना पड़ता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो फर्श पर बैठा हुआ था। वो कहता है कि मेरी वाइफ क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं यहाँ फर्श पर सोऊं? इससे मैं बीमार पड़ सकता हूँ। तो उस पर कंबल फेंक देती है और कहती है कि 1 महीने बाद में आइस क्लाउड डिवाइन पैलेस में लौट जाऊंगी, इसीलिए इन दिनों धैर्य बनाए रखना और मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। जियोचे कहता है कि मेरी वाइफ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरे साथ बहुत कम समय रुकना चाहती हो। किंगी कहती है कि अगर तुमने मुझे फिर से वाइफ कहा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जियोचे पास आकर कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, भले ही हम साथ में न सोए, पर फिर भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हें वाइफ कहकर बुला सकूं? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किंगी कहकर बुलाऊं? वो वापस से उसे अपनी पावर से डराती है, जिससे वो सोने चला जाता है, लेकिन वो वापस से उसके पास आता है और कहता है कि जब तुम आइस क्लाउड गॉड पैलेस चली जाओगी तो क्या हम दोबारा वापस मिलेंगे? किंगी कहती है कि फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। जियोचे उसे कहता है कि मैं अपनी 3 जनरेशन में सिर्फ एक लड़का हूँ, इसीलिए तुम्हारे जाने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूंगा, इसीलिए तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। किंगी उस पर आइस नाइफ को पॉइंट करते हुए कहती है कि अगर तुमने अब एक भी और शब्द कहा तो तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। जियोचे अब कमरे से जाने लगता है तो उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं बस बाहर टॉयलेट करने जा रहा था। किंगी उसे कहती है कि अच्छा होगा कि तुम बाथरूम जाओ, इधर उधर टॉयलेट मत करो। जियोचे हैरान हुआ सोचता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। उसे याद आता है कि जब उसने अपने हाथ से वाइन नीचे गिराई थी तो उसकी आवाज की वजह से उसे लगा होगा कि वो बाहर ही टॉयलेट कर रहा है। वो उसे कहता है कि मैं कभी भी बाहर टॉयलेट नहीं करता, मैंने बाहर बस कुछ शराब गिराई थी, तुम मेरी पावर को बहुत कम समझ रही हो। अब वो बाहर आ जाता है और सोचता है कि किंगी बहुत ठंडे मिजाज की है, बिल्कुल इन तारों की तरह। तभी आसमान से एक चीज तेजी से पास के पहाड़ पर आकर गिरती है। जियोचे जल्दी से वहां चेक करने जाता है, तभी किंगी के पास उसकी मास्टर चू युएली आ जाती है, जो उसे कहती है कि तुम्हारी शादी की इच्छा पूरी हो चुकी है, इसीलिए अब तुम्हें मेरे साथ आइस क्लाउड डिवाइन पैलेस लौटना होगा। किंगी कहती है कि अगर मैं अभी चली गई तो सभी जियोचे का मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए मुझे कुछ वक्त यहीं रुकना होगा। चू युएली कहती है कि तुम बहुत दयालु हो, ये बहुत अच्छा है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि एक बार जब कोई आइस क्लाउड गॉड पैलेस में एंटर करता है तो उसे सभी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। किंगी कहती है कि मास्टर मैं आपकी बात समझती हूँ। तो चू युएली वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त दूंगी, 1 महीने बाद में तुम्हें वापस लेने आऊंगी। वहीं जियोचे उस पहाड़ पर चला जाता है जहाँ वो चीज गिरी थी। उससे हेवनली पॉइजन पर्ल
में अजीब सा एहसास होता है। वो जब वहाँ चेक करता है तो उसे एक हर्ब दिखाई देती है जो सिर्फ उस पॉइजन पिल की पावर से ही नजर आ रही थी, जो जिंगिन पिल बनाने का सबसे अच्छा रॉ मटेरियल था। वो उसे जल्दी से अपने पास रख लेता है और सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस खंडर जगह पर भी इतनी कीमती चीज मिल सकती है। तभी उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है। वो जल्दी से उसके पास जाकर देखता है, उसमें से काला धुआं निकल रहा था। उसका नाम मोली होता है, जो काफी घायल थी और वो दर्द से तड़प रही थी। वो उसे उठाने की कोशिश करता है पर तभी उसकी बॉडी में मौजूद पॉइजन जियोचे के अंदर भी जाने लगता है, जिससे उसे काफी पेन होता है। पर वो हेवनली पॉइजन पिल की वजह से बच जाता है। मोली को भी होश आ जाता है और उसे पता चल गया था कि जियोचे के अंदर हेवनली पॉइजन पिल है। जियोचे उसे कहता है कि तुम इसके बारे में कैसे जानती हो, पर तभी वो जल्दी से उसे बाइट कर लेती है और उसका खून पीने लगती है, जिससे उसे बेहद दर्द होता है। मोली पर भी वो पॉइजन पिल असर करने लगती है और मोली उस पॉइजन पिल के स्पेस में चली जाती है। जियोचे को समझ नहीं आता कि इस स्काई पॉइजन पिल ने इसे अंदर क्यों आने दिया। क्या इसने मेरा खून चूसा इसीलिए ये अंदर आ पाई? ये बहुत ही सुंदर लड़की है पर इसकी बॉडी में इतना तेज जहर कहाँ से आया होगा? तभी जियोचे के पास उसकी आंटी आ जाती है। जियोचे उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो? लिंगसी कहती है कि यही बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम अपनी फर्स्ट नाइट को एंजॉय करने के बजाय यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? जियोचे बहाना बनाते हुए कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं बाहर तारों को देखने आ गया। लिंगसी कहती है कि मैं सब समझती हूँ, किंगी ने तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं उस किंगी से अभी बात करूंगी और उसके पास जाने लगती है पर जियोचे उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये घर मेरा है इसीलिए उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे घर से बाहर निकाले। लिंगसी कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। अब वो दोनों वहीं तारों को देखने लगते हैं। जियोचे अपनी आंटी को कहता है कि हमें 7 तारों को देखें, कितना समय हो गया है। लिंगसी कहती है कि जब हम दोनों छोटे थे तब हमें तारों को देखना सबसे ज्यादा पसंद था। अब वो दोनों पुरानी बातों को याद करते हुए हंसने लगते हैं। लिंगसी कहती है कि पुराने दिन बहुत अच्छे थे लेकिन अब हम साथ वक्त नहीं गुजार पाएंगे क्योंकि तुम अब बड़े हो चुके हो और तुम्हारी शादी भी हो गई है और अब तुम्हारी चिंता करने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी वाइफ होगी। जियोचे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप और दादाजी हमेशा मेरे परिवार का हिस्सा रहोगे और आप मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हो जिसकी मुझे हमेशा आवश्यकता होगी। और किंगी को बाहर बुलाने लगता है पर वो काफी देर तक बाहर नहीं आती। तो जियोचे उसे कहता है कि आज तुम्हारा मेरे परिवार में पहला दिन है इसीलिए हमें नियम के अनुसार दादाजी के साथ खाना खाने जाना होगा। अगर तुम अभी बाहर नहीं आई तो दादाजी बहुत दुखी होंगे। किंगी तैयार होकर बाहर आ जाती है और अब वो दोनों अपने दादा के पास खाना खाने आ जाते हैं। जियोली किंगी से कहते हैं कि अब जियोचे की शादी होने की वजह से मेरी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि शादी तुम्हारे लिए बहुत कठिन रही होगी। जियोचे कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है इसीलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अब हम दोनों साथ में एक अच्छी लाइफ जिएंगे। और उसके कंधे को पकड़कर उसे अपने पास कर लेता है और कहता है कि तुम्हें जल्दी से खाना खाना चाहिए क्योंकि कुछ दिनों में तुम्हें मेरे बच्चे को जन्म देना होगा। किंगी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसके हाथ को फ्रीज कर देती है। ये देखकर उसके दादा भी हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि कमरे में आने के बाद किंगी जियोचे को सजा के तौर पर आइस में जमा देती है और कहती है कि अगर फ्यूचर में तुमने मुझे फिर से छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ को काट दूंगी। जियोचे कहता है कि मैं बस अपने दादा को खुश करने के लिए ये सब कर रहा था, तो उसे नॉर्मल कर देती है। जियोचे जल्दी से उसके पास आकर उसे घूरने लगता है। किंगी उसे पूछती है कि तुम मुझसे और क्या चाहते हो। जियोचे उसे कहता है कि जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो मैंने गलती से तुम्हारी पल्स को भी छू लिया था, जिससे मुझे तुम्हारी एक बड़ी प्रॉब्लम का पता चला। हर रोज सपने में तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी बहुत ठंडी महसूस होती है और तुम्हारे हाथ पैरों में भी दर्द होता है और ये सब तुम्हारे आइस क्लाउड टेक्निक की प्रैक्टिस की वजह से है। मुझे ये भी पता है कि आने वाले दिन और भी मुश्किल हो जाएंगे जिससे तुम ठीक से खा भी नहीं पाओगी। किंगी उसे पूछती है कि तुम्हें सब कैसे पता। जियोचे डरकर उससे दूर जाने लगता है और उसे बताता है कि मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारा पीरियड साइकिल भी नॉर्मल नहीं है। किंगी उसे कहती है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। जियोचे कहता है कि मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मुझे बताओ कि मैंने जो कहा वो सच है या नहीं। किंगी उसे बताती है कि क्लाउड टेक्निक एक आइस क्लाउड मैजिकल स्किल है। जब कोई इसकी पहली बार प्रैक्टिस करता है तो उसे निश्चित रूप से इसकी आदत नहीं होती, इसीलिए उसे काफी दिनों तक इसके दर्द को सहना पड़ता है जब तक कि उसे इसकी आदत ना हो जाए। जियोचे कहता है कि यही वजह है कि आइस डिवाइन पल्स के लोगों का जीवन दूसरे लोगों
सोच से आधा भी नहीं होता। साथ ही ये लोग जल्द ही अपने बच्चे पैदा करने की क्षमता भी खो देते हैं। इसीलिए इस सेक्ट में प्यार करने की मनाही है। किंगी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुमने फिर से मेरे आइस डिवाइन पैलेस का मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जियोचे कहता है कि मैं तुम्हें इस आइस बीमारी से ठीक कर सकता हूँ। किंगी हैरान हुई कहती है कि इन बीमारियों का इलाज कैसे संभव है। जियोचे कहता है कि मैं न केवल तुम्हें ठीक कर सकता हूँ बल्कि तुम्हारे मैजिक पावर कल्टीवेशन स्पीड को भी 3 गुना बढ़ा सकता हूँ। क्या तुम इसे आजमाना चाहती हो? किंगी कहती है कि अगर तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जियोचे उसके पास बैठ जाता है और एक एक्यूपंचर नीडल को बाहर निकाल लेता है। किंगी कहती है कि क्या तुम एक्यूपंचर करना चाहते हो? जियोचे कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो उसका हाथ पकड़ लेता है और तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारा हाथ बहुत सॉफ्ट है। किंगी जब हाथ की तरफ देखती है तो उसने पहले से ही उसके हाथ में एक्यूपंचर नीडल लगा दी थी। अब जियोचे अपनी पॉइजन पल पावर से उस नीडल के थ्रू किंगी की बॉडी में एनर्जी को डालने लगता है और उसे कहता है कि इस पावर के दौरान तुम अपनी आइस पावर को एक्टिवेट मत करना। जियोचे को इस प्रोसेस में बहुत दर्द होता है। किंगी की पावर भी बढ़ने लगती है और आसपास की चीजें फ्रीज हो रही थी। वो सोचती है कि इस तियानजुआन वर्ल्ड में सिर्फ कुछ लोगों को ही इस प्रकार की मेडिकल नॉलेज का ज्ञान था। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था। अब वो प्रोसेस पूरी हो चुकी थी। इसीलिए जियोचे उसे कहता है कि तुम अब अपनी पावर को टेस्ट कर सकती हो। किंगी अब अपनी आइस क्लाउड टेक्निक के 3rd लेवल को एक्टिवेट करती है तो एक साथ 2 शार्ट को बना लेती है और उसकी बॉडी में इससे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था और उसे एहसास होता है कि उसकी टेक्निक पहले की तुलना में 3 गुना फास्ट हो चुकी है। जियोचे उसे कहता है कि इस प्रकार की आइस टाइप पावर से लोगों को नुकसान हो सकता है। कोल्ड एनर्जी मेरिडियन के अंदर इकट्ठा होती है पर यह समय के साथ मेरिडियन को ब्लॉक कर देती है। मैंने अभी तुम्हारी बॉडी की कोल्ड एनर्जी को रिलीज करने के लिए सिर्फ एक मेरिडियन को खोला है जिससे तुम्हारी प्रोफाउंड एनर्जी 3 गुना बढ़ गई। अगर तुम्हारी पूरी बॉडी की मेरिडियन को खोल दिया जाए तो तुम्हारी स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। किंगी उसे कहती है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जियोचे कहता है कि मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ। मैं एक चमत्कारी मेडिसिन प्रैक्टिशनर हूँ पर तुम्हें इसके लिए अपने कपड़े उतारने होंगे। किंगी को उस पर गुस्सा आता है। जियोचे कहता है कि अगर तुम अपनी पूरी बॉडी को अनब्लॉक करना चाहती हो तो तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे क्योंकि मेजर मेरिडियन पीठ पर होते हैं। किंगी उसकी बात मान लेती है। जियोचे बाहर चला जाता है और अपने कपड़े उतार देती है। जियोचे खुश हुआ कहता है कि वास्तव में मेरा प्लान कामयाब रहा। फिर अब हम देखते हैं कि किंगी अपने कपड़े उतार देती है ताकि जियोचे उसकी बैक पर एक्यूपंचर थेरेपी कर सके। जियोचे उसकी बैक पर बहुत सारे नीडल लगाने लग जाता है जिससे किंगी को काफी दर्द होता है। जियोचे कहता है कि इस बार का काम जल्दी नहीं होगा क्योंकि अगर गलत जगह नीडल लग गई तो यह बहुत खतरनाक होगा। उन नीडल्स की वजह से किंगी की बॉडी से ठंडी हवा निकलने लगती है जिससे कमरे में ठंड काफी बढ़ जाती है। कुछ देर बाद एक्यूपंचर थेरेपी पूरी हो जाती है जिससे कमरे में जमी आइस पिघल जाती है और रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। जियोचे कहता है कि अभी हमें इस थेरेपी को 6 दिनों तक और करना होगा, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगी। थेरेपी करने की वजह से जियोचे काफी थक गया था। वो कहता है कि मैं अभी एलिमेंटल एसेंशियल रियल्म के पहले लेवल पर हूँ। एक ही दिन में सब कुछ करना मेरे लिए आसान नहीं है। वो वहाँ से जाने लगता है। किंगी पूछती है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं इसी तरह फर्श पर नहीं सो सकता हूँ, इसीलिए मैं बाहर सोने के लिए जा रहा हूँ जहाँ मुझे बहुत ठंड लगेगी। यह सुनकर किंगी को बुरा लगता है इसीलिए वो जियोचे को बेड पर सोने के लिए कहती है। इससे जियोचे बहुत खुश होता है। एक पिलो बीच में रखकर वो दोनों सो जाते हैं। जियोचे किंगी से पूछता है कि आइस क्लाउड गॉड पैलेस जाने के बाद क्या तुम मेरे लिए 7 मिस्टीरियस लिंगलोंग ग्रास, पर्पल पल्स क्रिस्टल और मैजिकल बीस्ट पिल ढूंढ सकती हो? उनकी मदद से मुझे अपनी मैजिक वेंस ठीक करनी है। वो कहती है कि ये 3 चीजें नेचुरल मटेरियल का ट्रेजर है, कोई भी उन्हें एक वक्त में नहीं ढूंढ सकता, लेकिन मैं उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। जियोचे अपने सपने में किंगी को किस करने लगता है तभी रियल लाइफ में बेल बज जाती है जिससे उसका सपना टूट जाता है और वो काफी गुस्सा होता है। दूसरी तरफ हम जियो यूनहाई को जियोली के साथ देखते हैं। यूनहाई जियो क्लेन के लीडर थे। 3rd एल्डर वहाँ आते हैं। वो पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया, तुमने इसका शॉकिंग बेल क्यों बजाई? यूनहाई कहता है कि जियो सेक्ट के एक लेटर आया है। जियो सेक्ट ने हमारे एंसेस्टर्स को लियो यून सिटी में
उन्होंने भेजा था। 100 सालों तक उनका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आज उन्होंने लेटर भेजा है। जियो सेट के यंग मास्टर यहाँ आएंगे और जियो क्लैन में से किसी एक स्टूडेंट को अपने साथ जियो सेक्ट में ले जाएंगे। इससे थर्ड एल्डर काफी खुश होते हैं। वो कहते हैं कि फिर से हमारा नाम सेक्ट की जीनियोलॉजी बुक में आएगा। आखिरकार अब उनकी मदद से मैं जियोचे की मैजिकल वेस्ट ठीक कर पाऊंगा। जियोली कहता है कि जियो सेक्ट एक स्टूडेंट को अपने साथ ले जाना चाहता है। यूलोंग से टैलेंटेड यहाँ कोई नहीं है। जियोली थर्ड एल्डर से लेटर छुड़ाकर यूनाई को दे देता है। यूनाई कहता है कि तुम्हारा ग्रैंडसन जियो यांग भी काफी टैलेंटेड है, हम उसे सेक्ट में भेज देंगे। वो कहता है कि मेरा ग्रैंडसन यूलोंग के जितना काबिल नहीं है, हम किसी बेकार स्टूडेंट को सेक्ट में नहीं भेज सकते। दरअसल जियोली और यूनाई नहीं चाहते थे कि जियोचे की वेस्ट ठीक हो, इसीलिए वो दोनों ये सब कर रहे थे। जियोली थर्ड एल्डर से कहता है कि क्या आप ये सोच रहे हैं कि जियो सेक्ट जियोचे को अपने साथ ले जाएगा? आपने आपके बेकार ग्रैंडसन के लिए जियो फैमिली के नेचुरल मटेरियल के ट्रेजर को बर्बाद कर दिया। आपके ग्रैंडसन की वजह से जियो फैमिली की बहुत बेइज्जती हुई है। ये सुनकर थर्ड एल्डर को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं। उनके ऑरा की वजह से जियोली दूर हो जाता है। थर्ड एल्डर उसे अपनी पावर से पकड़ लेते हैं। वो कहता है कि क्या तुम क्लैन लीडर के सामने मुझसे लड़ना चाहते हो? यूनाई थर्ड एल्डर को रोकने के लिए आता है, पर वो उसे भी दूर फेंक देते हैं। जियोली कहता है कि तुम्हें पूरी जियो फैमिली में कोई नहीं हरा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगे। यह सुनकर थर्ड एल्डर उसे छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ किंगी को देखते हैं। वो अपनी आइस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही थी। यूलोंग भी छिपकर यह सब देख रहा था। उसे देखकर किंगी रुक जाती है। यूलोंग उससे बात करने की कोशिश करता है। वो कहती है कि जियोचे अभी यहाँ नहीं है और मैं अभी सीक्रेट टेक्निक की ट्रेनिंग कर रही हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। यूलोंग कहता है कि बेसिक मैजिक किंगडम से लेकर एडवांस्ड मैजिक किंगडम तक जाना बहुत हार्ड होता है। मेरे पास एलिमेंटल हिडन रियल्म का एक्सपीरियंस है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ। यूलोंग उसका हाथ पकड़ लेता है। इससे गुस्सा होकर किंगी उसे दूर कर देती है। वो फिर से उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन किंगी उसे एक थप्पड़ मारकर दूर गिरा देती है, जिससे यूलोंग का दांत टूट जाता है। वो सीरियस होकर किंगी पर अटैक करने के लिए जाता है, पर वो उसके सारे अटैक से बच जाती है। इस बार भी एक थप्पड़ मारती है, जिस वजह से वो जियोचे के पास जाकर गिरता है। इससे जियोचे समझ जाता है कि ये सब किंगी ने किया है, पर वो फिर भी यूलोंग से इसके बारे में पूछता है। वो कहता है कि मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था और गलती से गिर गया। वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम जियो फैमिली के हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ सब लोग जियो सेट के यंग मास्टर का वेट कर रहे थे। एक आदमी वहाँ आकर बताता है कि यंग मास्टर आ चुके हैं, तो सब लोग उसे लेने के लिए बाहर जाते हैं। तीनों एल्डर घुटनों पर बैठकर उसका स्वागत करते हैं। जियो सेट का यंग मास्टर जियो क्वान ग्यून कहता है कि ये सब बंद करो और जल्दी मुझे रास्ता दिखाओ। क्वान ग्यून बहुत घमंडी किस्म का लड़का था। एल्डर्स उसे हॉल में ले जाते हैं। वहाँ जियो फैमिली के एंसेस्टर का स्टेचू देखकर क्वान ग्यून कहता है कि अगर ये एल्डर जियो जेंग की आखिरी ख्वाहिश नहीं होती तो मुझे इस जगह के बारे में कभी पता नहीं चलता। तुम्हारे एंसेस्टर्स बहुत बेकार थे, जिन्हें जियो सेक्ट के द्वारा निकाल दिया गया था, और पता नहीं कैसे वो इस जगह के लीडर बन गए। खैर ये सब छोड़ो, तुम सबको पता है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। इसीलिए कल तुम्हारे कबीले के सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा करना, ताकि मैं किसी एक को अपने साथ जियो सेट ले जा सकूं। जियो सेट के जियो मोयुन यूनहाई को इनविजिबिलिटी डस्ट देता है। क्वान ग्यून कहता है कि इस डस्ट की मदद से लाइटनिंग ट्रेनिंग की स्पीड बढ़ सकती है। इसका इस्तेमाल हिडन डैमेज पल्स यानी वेन्स को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। यह सुनकर लिंक्सी सोचती है कि इस डस्ट की मदद से जियोची की मैजिकल वेन्स ठीक हो सकती है। यूलोंग क्वान ग्यून को उसके रूम में ले जाने लगता है। क्वान ग्यून लिंक्सी के पास जाकर उससे उसका नाम पूछता है। थर्ड एल्डर उसे रोकने के लिए जाने लगते हैं, पर जियोली उन्हें रोक देता है। क्वान ग्यून लिंक्सी को परेशान करने लगता है, तो जियोचे उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्वान ग्यून उसे डांटने लगता है, मगर एल्डर मोयुन उसे वहाँ से रूम में ले जाते हैं। इससे उसे काफी गुस्सा आता है। एक गार्ड कहता है कि सेक्ट मास्टर ने हमें पहले ही कह दिया था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करनी है। क्वान ग्यून कहता है कि मैं बस खूबसूरत लड़की को देख रहा था, इससे क्या प्रॉब्लम होगी। तभी यूलोंग वहाँ आता है। वो कहता है कि जिस लड़की को आप देख रहे थे, मैं उससे भी खूबसूरत लड़की को जानता हूँ। वो उसे किंगी के पास ले जाता है। उसे देखकर क्वान ग्यून बहुत खुश होता है। यूलोंग उसे बताता है कि ये जियोचे की वाइफ है। बचपन से ही जियोचे की मेडिकल वेंस में प्रॉब्लम थी। वो इस सिटी का सबसे बेकार लड़का है, फिर भी उसकी शादी सिटी की सबसे ब्यूटीफुल लड़की से हुई। क्वान ग्यून कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। यूलोंग कहता है कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसका इंसाफ करें। यूलोंग उसे एक प्लान बताता
बताता है, जिससे दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर हम जियोचे को देखते हैं, वो किंगी की बैक पर एक्यूपंक्चर थेरेपी कर रहा था। वो कहता है कि आखिरी बार है, इसके बाद अब तुम्हें दर्द नहीं होगा। वो कहती है कि तुम आइस क्लाउड डिवाइन पेलेस के बारे में बहुत कुछ जानते हो, तुमने क्लाउड टेक्निक कल्टीवेशन के हीलिंग मेथड्स भी सीख लिए हैं, तुम्हारे पास मेडिकल स्किल्स भी है, तुम्हें ये सब किसने सिखाया? जियोचे कहता है कि ये सब मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था। वो सबसे अच्छे हीलर यानी उपचार करता थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों की जान बचाई, मुझ पर उनके बहुत एहसान है। किंगी कहती है कि मुझे लगता है कि वो तियाकस्वान फील्ड पर होंगे, अब वो कहाँ है? तभी उसकी एक्यूपंक्चर थेरेपी पूरी हो जाती है और थकान की वजह से जियोचे बेहोश हो जाता है। किंगी उसे अपनी पावर से ठीक करती है, जिससे उसे होश आ जाता है। किंगी कहती है कि अपनी एक्यूपंक्चर थेरेपी की मदद से तुम लियोयून सिटी में काफी आगे बढ़ सकते हो और किसी भी मेडिकल सेक्टर में जा सकते हो। कल जियो सेक्ट एक स्टूडेंट को अपने साथ ले जाने वाले हैं, तुम भी एक बार ट्राई कर सकते हो। मगर वो मना कर देता है। किंगी कहती है कि जियो सेक्ट 4 लार्जेस्ट सेक्ट में से एक है, जो आइस क्लाउड डिवाइन पैलेस के बराबर है। यहाँ तक केंग फेंग की रॉयल फैमिली भी उनके सामने झुकती है। अगर उन्होंने तुम्हें चुन लिया तो वहाँ तुम्हें बहुत सारे टैलेंटेड लोग, मैजिकल पिल्स और मेडिसिन मिलेगी, जिसकी मदद से तुम अपनी मैजिकल वेस को ठीक कर सकते हो। जियोचे कहता है कि मेरी वेस को जियो सेक्ट ठीक नहीं कर पाएगा, मेरी वेस को ठीक करने का बस यही एक रास्ता है कि तुम मुझे किस करो। इससे किंगी को गुस्सा आता है और उसे बहुत मारती है। वही रात को लिंक्सी इनविजिबिलिटी डस्ट को चुराने के लिए जाती है ताकि वो जियोचे की मैजिकल वेस ठीक कर सके। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, सब लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। यूनाई कहता है कि जो सबसे टैलेंटेड होगा क्वान ग्युन उसे अपने साथ जियो सेक्ट में ले जाएगा, इसीलिए सब स्टेज पर आकर अपना टैलेंट दिखाना। क्वान ग्युन कहता है कि यह सब करने से पहले मुझे वो इनविजिबिलिटी डस्ट लाके दो, मैं वो डस्ट सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट को दूंगा। ये सुनकर यूनाई अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो कहता है कि मैंने उस डस्ट को फार्मेसी में रखा था, लेकिन किसी ने उसे चुरा लिया। क्वान ग्युन कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत है जो जियो सेट का गिफ्ट चुरा लिया। वो एक गार्ड को डस्ट ढूंढने के लिए भेजता है। वो गार्ड अपने मैजिक से बॉक्स का पता लगा लेता है। वो बॉक्स को लेने के लिए चला जाता है। यूनाई कहता है कि जिसने भी उस डस्ट को चुराया है, मेरे 3 गिनने तक सामने आ जाओ, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी गार्ड बॉक्स लेकर वहाँ जाता है। वो बताता है कि ये बॉक्स मुझे रूम नंबर 66 में मिला। वो रूम लिंक्सी का था। वो कहती है कि मैंने उस डस्ट को नहीं चुराया। यूनाई कहता है कि यह डस्ट तुम्हारे रूम से मिला और तुम अभी झूठ बोल रही हो। ये सुनकर लिंक्सी रोने लगती है। क्वान ग्युन लिंक्सी को सजा देने के लिए कहता है। यूनाई कहता है कि लिंक्सी ने अपने भतीजे जियोचे की मैजिकल वेस को ठीक करने के लिए डस्ट चुराया था। लिंक्सी अभी छोटी और नासमझ है, आप उसकी सजा कम कर दीजिए। जियोचे सोचता है कि यूनाई अभी लिंक्सी की सजा कम करने की रिक्वेस्ट कर रहा है, पर उसी ने लिंक्सी को फंसाया है। क्वान ग्युन कहता है कि मैं लिंक्सी को अपने साथ जियो सेट ले जाऊंगा और उसे डिसिप्लिन चेम्बर में डालूंगा ताकि वो आगे से ऐसी गलती ना करें। लिंक्सी कहती है कि मैंने उस डस्ट को नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ। वो रोने लगती है। क्वान ग्युन अपने गार्ड से लिंक्सी को पकड़ने के लिए कहता है तो जियोचे कहता है कि डस्ट की चोरी में मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है। थर्ड एल्डर उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, पर उनकी बात नहीं सुनता। वो लिंक्सी से कहता है कि आंटी आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। यूनाई क्वान ग्युन को जियोचे के बारे में बताता है। जियोचे कहता है कि लीडर हमेशा सब चीजों का ध्यान रखते हैं, पर उन्होंने बिना किसी गार्ड के डस्ट को फार्मेसी में छोड़ दिया। इस पर जियोली कहता है कि क्या तुम लीडर पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? लिंक्सी ने तुम्हारी वजह से उस डस्ट को चुराया था, अगर तुम इसी तरह की बातें करोगे तो तुम्हें भी सजा दी जाएगी। जियोचे क्वान ग्युन के सामने आता है। वो यूनाई से डस्ट के बारे में पूछता है। वो कहता है कि इनविजिबिलिटी डस्ट बहुत खास है, इसकी मदद से काफी घावों को ठीक किया जा सकता है, इसीलिए मैंने इसे फार्मेसी में भेज दिया ताकि सब लोगों को इसका फायदा मिल सके, लेकिन हमारी फैमिली के मेंबर ने इसे चुरा लिया। जियोचे कहता है कि आपको डस्ट के बारे में काफी जानकारी है, इसी तरह मुझे भी प्रोफेशनल मेडिकल एयर की जानकारी है। लीडर ने डस्ट के बॉक्स को फार्मेसी में रखा था, इसका मतलब बॉक्स में बहुत मेडिसिन की स्मेल होगी, इसीलिए मैं उस बॉक्स को स्मेल करके देखना चाहता हूँ। क्वान ग्युन गार्ड को बॉक्स को स्मेल करने के लिए कहता है। गार्ड कहता है कि जैसा लीडर ने बताया था, मुझे इसमें से मेडिसिन की स्मेल आ रही है। जियोचे गार्ड से मेडिसिन की स्मेल के बारे में पूछता है। यूनाई कहता है कि फार्मेसी में बहुत सारी मेडिसिन होती है और स्मेल करके इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। जियोचे कहता है कि सब लोग जानते
जानते हैं कि फार्मेसी में सबसे ज्यादा शुलुओ ग्रास होती है। उस ग्रास की स्मेल स्वीट और फिश जैसी होती है। यूनाई सोचता है कि जियोचे हमेशा से बेवकूफ था, तो आज अचानक से ये इतनी समझदारी वाली बातें कैसे करने लगा। जियोचे सोचता है कि तुम लोगों में से कोई भी मेरे बराबर मेडिसिन के बारे में नहीं जानता। मैं तुम्हारे साथ इसी तरह खेलता रहूंगा। जियोचे क्वानग्युन से कहता है कि जियो सेक्ट हमेशा निष्पक्ष रहा है। क्या आज आप निर्दोष को सजा देंगे जबकि असली चोर हमारे बीच पेटा है? क्वानग्युन बॉस को स्मेल करता है और उसे वो यूनाई से कहता है कि तुमने इतने रेयर ट्रेजर को नॉर्मल मेडिसिन के साथ क्यों रखा। यूनाई इसके लिए माफी मांगता है। जियोचे कहता है कि मुझसे गलती हो गई। शुलुओ ग्रास की स्मेल स्वीट और फिश की तरह नहीं होती। उसकी स्मेल स्वीट और बिटर यानी कड़वी होती है, लेकिन यंग मास्टर को फिश जैसी स्मेल आ रही थी। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इससे गुस्सा होकर एक गार्ड कहता है कि हमारे यंग मास्टर से झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जियोचे उस गार्ड से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें डश का बॉक्स लिंगसी आंटी के पिलो के नीचे मिला, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि उनका बेड किस डायरेक्शन में था और उनका पोली किस कलर का था? या तुम्हें वो बॉक्स आंटी के रूम में मिला ही नहीं, तुम खुद उसे किसी दूसरी जगह से लेकर आए थे और उन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। क्वानग्युन गुस्से से कहता है कि जियो सेट पर शक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो गार्ड से जियोचे को पकड़ने के लिए कहता है। एक गार्ड उस पर अटैक करने के लिए आता है। उसे देखकर जियोचे सोचता है कि मैं बस दिमाग से खेल रहा था, मेरे पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं है, अब मैं क्या करूंगा। तभी थर्ड एडर जियोचे के सामने आकर गार्ड को रोक देते हैं। गार्ड एक पंच मारकर उन्हें दूर कर देता है, जिससे उन्हें काफी दर्द होता है। जियोचे कहता है कि जियो सेट पावरफुल है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे लोगों को मारोगे। थर्ड एल्डर गार्ड पर अटैक करने के लिए आते हैं, पर वो थर्ड एल्डर को नीचे गिरा देता है। गार्ड उन्हें मारने लगता है, लेकिन एल्डर मोयुन अपनी पावर से उसे रोक देते हैं। वो क्वानग्युन से कहते हैं कि यह प्रॉब्लम काफी बढ़ गई है, हमें जियो सेट की इज्जत बनाए रखने के लिए शांति से काम लेना होगा। इससे क्वानग्युन को काफी गुस्सा आता है। थर्ड एल्डर कहते हैं कि मेरी बेटी ने रात को इनविजिबिलिटी डस्ट चुराने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। उसके बाद मैंने पूरी रात उस पर नजर रखी। मैंने सुबह होने तक उसे रूम से बाहर नहीं जाने दिया। मुझे पूरा यकीन है कि उस डस्ट को लिंगसी ने नहीं चुराया। जियोली कहता है कि अपनी बेटी को बचाने के लिए तुम बहुत बातें बना रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कोई तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा? थर्ड एल्डर कहते हैं कि भले ही मैंने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन बिना अपने फायदे के मैंने हमेशा ऑर्डर्स को फॉलो किया। यहाँ सब लोगों को पता है कि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। यूलोंग कहता है कि इतने सालों तक जियो फैमिली को धोखे में रखने के बाद आप कह रहे हैं कि आपने किसी को धोखा नहीं दिया। आप अपने बेटे जियोइंग की कसम खाकर सबको बताइए कि जियोचे आपका असली पोता है या नहीं। यूना यूलोंग से कहता है कि यह ब्लड लाइन से जुड़ी बात है, तुम यहाँ झूठ नहीं बोल सकते। वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अपने कानों से सुना था। थर्ड एल्डर अपनी बेटी की कब्र के पास जाकर ये सब बातें कह रहे थे। फिर हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं। थर्ड एल्डर अपने बेटे जियोइंग की कब्र के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि जियोचे तुम्हारा असली बेटा नहीं है, लेकिन तुमने उसे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मरते दम तक उसकी रक्षा करूंगा ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। ये सब बातें यूलोंग छुप कर सुन रहा था। अब हम परजेंट का सीन देखते हैं। यूलोंग कहता है कि अब सब लोगों को सच बताइए। यह सुनकर थर्ड एल्डर चुप हो जाते हैं। लिंगसी और जियोचे उनसे इसके बारे में पूछते हैं। थर्ड एल्डर जियोचे से कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, पर यह सब सच है। क्वानग्युन हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी जियो फैमिली पहले से जियो सेट की नाजायज औलाद थी, अब तुम्हारी भी नाजायज औलादे हैं। ये काफी मजे की बात है। क्वानग्युन यूनाई से कहता है कि अब इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो। यूनाई जियोचे से कहता है कि अब तुम जियो फैमिली के मेंबर नहीं हो, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ और आज के बाद तुम यहाँ कभी मत आना। जियोचे थर्ड एल्डर से कहता है कि आपने मुझे 18 सालों तक संभाला, मैं आपको इसका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपका असली पोता हूँ या नहीं, लेकिन हम हमेशा एक फैमिली की तरह रहेंगे। वो अपने घुटनों पे बैठकर थर्ड एल्डर को शुक्रिया कहता है। यह देखकर थर्ड एल्डर और लिंगसी रोने लगते हैं। जियोचे वहाँ से जाने लगता है। यूलोंग उसे कहता है कि थर्ड एल्डर का कर्ज चुकाने के लिए किंगी से तुम्हारी शादी हुई थी, मगर तुम उनके असली पोते नहीं हो, इसीलिए अपना मैरिज सर्टिफिकेट यहीं छोड़कर जाओ। जियोचे अपना मैरिज सर्टिफिकेट किंगी को दे देता है। वो कहता है कि पति पत्नी के रिश्ते में कोई भी दखल नहीं डाल सकता। ये सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ में है, अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसका क्या करो। बस तुम मेरे ग्रैंडफादर और आंटी की रक्षा करना। जियोचे वहाँ से चला जाता है। यूलोंग किंगी से कहता है कि पहले तुम्हारी शादी गलती से हुई थी, अगर अब तुम सर्टिफिकेट फाड़ दो तो सब
ठीक हो जाएगा। किंगी कहती है कि क्या तुमने मेरे पति की बात नहीं सुनी, तुम्हें हमारी प्रॉब्लम के बीच आने की जरूरत नहीं है। इससे गुस्सा होकर क्वान गुन अपने गार्ड से सर्टिफिकेट फाड़ने के लिए कहता है। गार्ड उससे सर्टिफिकेट लेने के लिए जाता है पर किंगी उसे फाइट करने लगती है। किंगी किक मारकर उसे दूर गिरा देती है, लेकिन गार्ड फिर से खड़ा हो जाता है। वो पंच मारकर किंगी को दूर गिरा देता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। गार्ड अपनी पावर एक्टिवेट करके किंगी को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी किंगी की टीचर चू युएली वहां जाती है। वो अटैक करके गार्ड को दूर गिरा देती है। उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। चू युएली कहती है कि क्या तुम्हारा जियो सेक्ट इतना बड़ा हो गया है जो मेरे स्टूडेंट की शादी के बीच में आ रहा है। एडम मोयुन क्वान गुन को बताते हैं कि 7 आइस क्लाउड की गॉडेस है जिसका नाम चू युएली है। हमारे 10 लोग भी इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। किंगी अपने टीचर को रेस्पेक्ट देती है। क्वान गुन युएली से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि किंगी आपकी स्टूडेंट है। युएली किंगी से कहती है कि अगर तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई हो तो मेरे साथ चलो। वो दोनों वहाँ से जाने लगती है तो क्वान गुन गार्ड से कहता है कि उस चोर को पकड़ लो जिसने इनविजिबिलिटी डस्ट चुराई थी। मैं उसे जियो सेट में ले जाकर सजा दूंगा। गार्ड उसे पकड़ने के लिए आता है पर थर्ड एडर उसके सामने आ जाते हैं। यह देखकर किंगी को जियो चे की बात याद आती है। वो चुएली से कहती है कि यह सब मेरी वजह से हुआ, मैं इन्हें मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकती। तो चुएली उस गार्ड पर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है, जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। एडम मोइन युएली से कहते हैं कि अब आप हमारे फैमिली मैटर में क्यों आ रही है। वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें तुम्हारा इनविजिबिलिटी डस्ट मिल गया और लिंक्सी को सजा जियो फैमिली देगी, तुम नहीं। वो यूनाई से पूछती है कि अगर कोई चोरी करे तो उसे क्या सजा मिलेगी। वो कहता है कि इतनी कीमती चीज को चुराने के लिए लिंक्सी को 15 साल तक इंट्रोपेक्शन की केव में रहना होगा। थर्ड एल्डर कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को अच्छी सीख नहीं दी जिस वजह से उसने ये सब किया, इसीलिए मैं भी उसके साथ सजा काटूंगा। एल्डर लिंक्सी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। किंगी भी अपनी टीचर के साथ वहाँ से चली जाती है। उसे जाता देख यू लोंग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो किंगी को बहुत पसंद करता था। इससे क्वान गुन को भी बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम जियो चे को देखते हैं। उसे अपने पिछले जन्म की यादें आती है जिसमें कुछ लोगों ने हेवनली पॉइजन पल के लिए उसके टीचर और उसके मंगेतर को मार दिया था। वो सोचता है कि जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ ये सब उन्हीं के साथ क्यों होता है। मैं बस उन्हीं चीजों की रक्षा करता हूँ जिसकी मुझे परवाह है, लेकिन अब मैं सबको एक हीलर की पावर दिखाऊंगा। वो अपने पॉड में मेडिसिन डालकर एक पिल बनाता है जिसका नाम जिंगिन पिल था। वो सोचता है कि लोग अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।